हाय बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया परागकण। परागकण दो दो विधियों द्वारा, जैसे पर परागकण और स्वपरागकण, ये हमने देखा। पर परागकण के लिए कुछ माध्यम आए थे, जैविक माध्यम और अजैविक माध्यम। जल और वायु ये हो जाएंगे अजैविक माध्यम, और जैविक माध्यम में कीट, पक्षी, चमगादड़, कुछ स्तनधारी, इनके द्वारा जो परागकण होता है वो जैविक परागकण में आ जाएगा। पॉलिनेशन हमने अच्छी तरीके से देखा। अब हम देख रहे हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन वैसे तो हम नॉर्मली बात करते हैं, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को हम कहते हैं निषेचन, यही परिभाषा रहेगी। यहाँ पर लैंगिक जनन चल रहा है। लैंगिक जनन हम उसे बोलते हैं, जैसे नर और मादा युग्मकों के संलयन को हम लैंगिक जनन बोलते हैं। जहाँ पे युग्मकों का निर्माण नहीं होता उसे अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किया एक साइंटिस्ट आते हैं स्ट्रासबर्गर ने। लैंगिक जनन, प्लांट्स में नर और मादा युग्मकों का संलयन कैसे होता है, उसके बारे में अध्ययन किया। तो साइंटिस्ट है स्ट्रासबर्गर। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लांट्स के फर्टिलाइजेशन के बारे में अध्ययन किया। इन्होंने बताया परिभाषा के अकॉर्डिंग नर व मादा युग्मकों का संलयन, नर व मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। स्ट्रासबर्गर ने जो एक प्लांट था, सबसे पहले प्लांट लिया, वो प्लांट लिया लिलियम। उसमें इसने अध्ययन किया, लिलियम प्लांट्स में इसने अध्ययन किया। प्लांट्स का नाम हम यहीं पे लिख देते हैं, लिलियम। लिलियम प्लांट्स में इसने अध्ययन किया कि इसने बताया, जैसे ये एक वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका, ये अंडाशय। इसमें क्या होता है, जैसे ये परागकण आए यहाँ पर किसी भी माध्यम द्वारा, जल, वायु या कीट पतंग। 80% कुलों में क्या होता है कि कीटों द्वारा परागकण होता है। जैसे यहाँ पर परागकण आए, अंकुरित परागकण, ये परागकण यहाँ पर आके वर्तिकाग्र पर अटैच हो जाएंगे। ये है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय या अंडा बोल सकते हैं हम इसे। तो वर्तिकाग्र पर परागकण आए, परागकण यहाँ पर अटैच होते हैं। ये एक गोनिन, रेजिन, वैक्स, यहाँ पर कुछ चिपचिपा माध्यम होता है, यहाँ पर अटैच होते ही ये अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। अपनी प्रक्रिया क्या करेंगे, ये अंडाशय की ओर गति करेंगे, गति यानी वृद्धि करेंगे। यहाँ पर बन जाएगी परागनलिका। यहाँ पर क्या बन जाएगी, परागनलिका। ये बन गई परागनली। ये परागनली यहाँ पर अंडाशय की ओर वृद्धि करेगी। इसमें अंकुरित परागकण, अंकुरित परागण, अंकुरित परागण क्या करेगा, परागनलिका बनाएगा। परागण परागकण में हमने देखा एक तो कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका में तो क्या होता है कि जो जनन के लिए जो सेल होती है वो होती है, सॉरी, जनन कोशिका में तो जनन के लिए सेल होती है, और जो कायिक कोशिका होती है वो बनाती है परागनली। तो यहाँ पर जैसे एक पोलन है, एक परागकण है, इसमें कायिक कोशिका क्या बना देगी, परागनली। और ये परागनली की लंबाई डिपेंड करती है वर्तिकाग्र की हाइट पर। जैसे कोई प्लांट है, उसकी वर्तिका की हाइट ज्यादा है तो परागनली भी ज्यादा लंबी बनेगी, और वर्तिका की लंबाई शॉर्ट है तो परागनली भी छोटी सी बनेगी। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब ये परागकण अंकुरित हुआ, अगर ये एक एक ही परागनली बना रहा है तो उसे बोलेंगे एक नलीय परागकण, उसे बोलेंगे एक नलीय परागकण, एक नलीय परागकण। और एक से ज्यादा नलीय बना रहा है, दो नली बनाता है, द्विनलीय परागकण, द्विनलीय परागण।
तो ये नलिका की लंबाई पर डिपेंड करता है। क्या वर्तिकाकर है जो नलिका कितनी बड़ी बनेगी, वर्तिका जितना बड़ा होगा नलिका उतनी बड़ी बनेगी। एक नली बनी तो एक नली है, और दो नली बन रही है तो बहुनलीय कहलाते हैं। इसके बाद में एक प्लांट है, वो प्लांट जैसे मक्का है, उसमें 450 मिमी यानी मिलीमीटर तक की लंबाई हो सकती है, ये वर्तिका की लंबाई। और ये परागनलिका बन रही है 450 मिमी तक हो सकती है, एग्जाम्पल हो जाएगा मक्का का। इतनी बात आपको क्लियर हुई। इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पर 3 सेल पाई जा रही थी, ये 3, इधर भी 3 सेल पाई जा रही हैं, और बीच में कोशिका 1 और सेल 2, इनका नामकरण कर देते हैं। तो इधर वाली तो होती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिका, और इधर वाली होती हैं ये होती हैं ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। ये हो जाएंगी बीजांड द्वारीय कोशिका, बीजांड द्वारीय कोशिका। इतनी बात आपको क्लियर हुई। बीजांड द्वारीय कोशिका ऊपर की साइड में, प्रतिमुखी कोशिकाएं नीचे की साइड में, और ध्रुवीय कोशिकाएं जो एक मैन जो आगे जाके भ्रूण का निर्माण करेगी, निषेचन होगा यहाँ पर। 2 कोशिकाएं मादा कोशिका और नर कोशिका मिलेंगी, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये मुख्य कोशिकाएं होंगी। ये इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब हम देखते हैं परागनलिका की कैसे कैसे होती है। तो परागनलिका की वृद्धि एक दिशीय, एक दिशा में होती है। रसायन अनुवर्तनी, रसायन अनुवर्तनी, रसायन होते हैं उनकी ओर, और अंडाशय अनुवर्तनी, अंडाशय की ओर, अंडाशय की ओर। इस प्रकार से परागनली की वृद्धि होती है। ये परागनली की वृद्धि कुछ प्लांट्स में ये वर्तिका खोखली होती है, और कुछ में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं। जैसे लिलियम और राइबिज में एक खोखली होती है, वर्तिका है। ये वर्तिका 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो खोखली, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लिलियम और राइबिज, और एक हो सकती है भरी हुई, पिटूनिया इसका एग्जाम्पल। ये भरी हुई होती है, तो इसमें क्या हो सकते हैं, गोंद हो सकता है, रेजिन हो सकता है, मोम, गोंद, वैक्स, कुछ रासायनिक पदार्थ अन्य भरे होते हैं। तो इनके लिए क्या होता है, एक एंजाइम आता है पैक्टिनेज, एक एंजाइम आता है पैक्टिनेज। वो क्या काम करता है, इसको अपघटन करवा देता है, अपघटन। जैसे ये हो गया वर्तिकाग्र और ये हो गई वर्तिका, ये कुछ एंजाइम से भरी हुई है। तो जैसे यहाँ पर परागकण आया, ये अंकुरित परागकण होगा, तो परागनलिका बनेगी। यहाँ पर परागनलिका बनते ही क्या होता है कि ये इसको पैक्टिन एंजाइम इसको गला देते हैं, यानी इसको डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है। और यहाँ पर परागनलिका इसको इसके अन्य अपघटकों को भेजती हुई अंडाशय की ओर वृद्धि करती है। ये हो गया अंडाशय, तो ये अन्य अपघटकों को भेजती हुई अंडाशय की ओर वृद्धि करती है। यानी हम बता सकते हैं कि रसायनवर्तनी, रसायनों को भेजती हुई एक दिशा में और अंडाशय की ओर वृद्धि होती है। तो ये परागनलिका की वृद्धि हो गई। अब हम देख रहे हैं परागनलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है। परागनलिका का बीजांड में प्रवेश परागनलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है। परागनलिका का बीजांड में प्रवेश नंबर 1 होता है बीजांड द्वारीय, नंबर 1 आ जाएगा बीजांड द्वारीय। जब बीजांड से प्रवेश करे। नंबर दूसरा आ जाएगा निभागीय,
निभागीय प्रवेश नंबर दूसरा, और तीसरा आ जाएगा अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश तो बीजांड द्वारीय प्रवेश करेगा, जैसे ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय, ये हो गई बीजांड द्वार कोशिका। तो ये यहाँ से प्रवेश करेगा, तो ये हो जाएगा बीजांड द्वारी प्रवेश। बुक में आप अच्छी तरीके से हेल्प ले सकते हैं डायग्राम में, बस यहाँ पे समझने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय, तो ये निभाग हो गया। तो यहाँ से प्रवेश करें, निभाग हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे कोई पुष्प है तो ये उल्टा हो, ऐसे हो उल्टा, ये तो इसका बीजांड द्वार हो जाएगा और ये इसका निभाग। तो यहाँ से प्रवेश करता है निभाग से, इधर इसका निभाग है, इसका निभाग इधर है। ठीक है, अगला आ जाए कि ये अध्यावरण से प्रवेश करे। जैसे ये तो हो गया इसका बीजांड द्वार, ये हो गया इसका निभाग हो गया, और ये यहाँ से प्रवेश करे आधे आवरण से, यानी बीच में से प्रवेश करे, तो वो हो जाएगा अध्यावरणीय प्रवेश। 3 प्रकार से प्रवेश हुआ। एक तो बीजांड द्वार, ये हो गया बीजांड द्वार से प्रवेश कर रहा है सामने से। ठीक है, दूसरा हो गया निभागीय, निभाग छोर से, ये बीजांड द्वार, ये निभाग, ये उल्टा है, वक्रित है, वो प्रतीप है, उल्टा है ये। तो इसमें क्या हो गया, कैजुराइना और पिटूनिया, केजुराइना और बिटूला इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और तीसरा हो गया अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश में क्या, आधे आवरण से पुष्प उल्टा है, प्रतीप है, तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा कुकुरबिटा। ठीक है, ये हो गए पराग नलिका का बीजांड प्रवेश। अब हम डिस्कस करते हैं पराग नलिका का भ्रूणपोष में प्रवेश करती है, तो वो भ्रूणकोश में प्रवेश। भ्रूणकोश में प्रवेश के लिए क्या होता है, जैसे ये हमारा एक भ्रूणपोष है, ये भ्रूणपोष है, इसमें बीच में इधर तो 3 सेल होती हैं जिसे हमने बोला था सहायक कोशिकाएं, इधर 3 सेल होती है जिसे हमने बोला था प्रतिमुख कोशिकाएं, बीच में कोशिका एक और न्यूक्लियस 2 होते हैं जिसमें हमने बोला था ध्रुवीय कोशिकाएं। तो ये तो हो गई सहायक कोशिकाएं या बीजांड द्वारीय कोशिकाएं, सहायक कोशिका, और ये हो जाएंगी निभागीय कोशिका बोल सकते हैं हम, या हम इसे बोल सकते हैं प्रतिमुखीय कोशिकाएं। प्रतिमुखीय कोशिकाएं, इसी के साथ में ये होगी, इसे हम बोल सकते हैं ध्रुवीय कोशिकाएं, ध्रुवीय कोशिकाएं बोलते हैं इन्हें हम। ठीक है, तो जैसे पराग नलिका आ रही है, तो पराग नलिका का भ्रूणकोश में, ये भ्रूणकोश है, उसमें प्रवेश कैसे कैसे हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। जैसे पहला हो सकता है, जैसे पराग नलिका एक तो भ्रूणपोष की भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य प्रवेश करे, एक तो भ्रूणकोश प्लस सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करे। नंबर दूसरा आ जाए भ्रूणकोश की भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य, भ्रूणकोश भित्ति प्लस सहायक कोशिका के मध्य, सहायक सेल है उसके मध्य। और तीसरा आ सकता है एक सहायक कोशिका को भेजते हुए, जो ये सहायक कोशिका है, सहायक कोशिका को भेजते हुए। ठीक है, जैसे सहायक कोशिका है, इसको एक को भेजते हुए प्रवेश कर जाए, इसको भेजते हुए, या फिर इसके मध्य से प्रवेश कर जाए, या भ्रूणकोश की भित्ति और सहायक कोशिका इनके मध्य से प्रवेश कर जाए। इस प्रकार से 3 प्रकार से इसका एंटर हो सकता है पराग नलिका का भ्रूणकोश में। ये बात आपको क्लियर हुई। अब हम देखते हैं द्विनिषेचन, द्विनिषेचन या त्रिक संलयन, इसके बाद में हम बात डिस्कस कर रहे हैं। द्विनिषेचन या त्रिक संलयन, त्रिक संलयन का अर्थ होता है 3 का जुड़ना,
यानी 3 सेल्स का फ्यूज होना, 3 सेल्स का जुड़ना, वो त्रिनिषेचन हो त्रिक संलयन। और द्विनिषेचन यानी 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, उसे हम द्विनिषेचन बोलते हैं। तो देखिए जैसे एक साइंटिस्ट थे, जैसे स्ट्रासबर्गर ने परागनली का वो निषेचन के बारे में किया। अब हम देखते हैं एक साइंटिस्ट है नवासिचिन, नवासिचिन में द्विनिषेचन या त्रिसंलयन के बारे में अच्छी तरीके से बताया। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया कि जैसे भ्रूणपोष है, ये भ्रूणपोष, इसमें बीच में 2 सेल्स पाई जाती हैं। सेल तो एक होती है पर 2 न्यूक्लियस होते हैं इसमें, कोशिका एक 2 न्यूक्लियस, क्योंकि वो 2 कोशिका क्या होगी, फ्यूज हो गई थी ना, जिसे हमने क्या बोला था, ध्रुवीय कोशिकाएं, ध्रुवीय सेल बोला था हमने। इधर वाली कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं, इधर वाली कोशिकाएं प्रतिमुखीय कोशिकाएं, ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। जैसे ही परागनलिका आती है, अंकुरित परागकण, परागनलिका की वृद्धि हुई और नर युग्मक आया, जैसे तीनों मिल जाएंगे, ये तीनों मिल जाएंगे, जैसे एक तो ये तो हो गया नर सेल हो गई, और यहाँ पर अटैच था, फ्यूज हुई 2 कोशिका, ये थी जिसे हमने बोला था ध्रुवीय कोशिका या भ्रूण सेल। ध्रुवीय कोशिका या मादा कोशिका, मादा सेल बोली थी हमने। तो ये तीनों फ्यूज हो जाएंगी तो हम उसे बोल देंगे त्रिक संलयन। बात आपको क्लियर हुई? एक तो नर सेल हो गई, और 2 सेल कहाँ से आई, ये पहले से थी। मैंने बताया था कि जो भ्रूणपोष है वो बन गया 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की। देखिए 7 कोशिकाएं गिनो, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 कोशिका होगी, केंद्र का 8 है, 3 केंद्र की इधर, 3 केंद्र की इधर, 3 3 6 7 8। तो ये बीच वाला था, यही तो अपना मेन था। ये तो बाकी न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं, कोई परागनलिका के समय नष्ट हो जाती है, ये बाकी यही है मादा कोशिका, जिसे हमें ध्रुवीय कोशिका बोल रहे हैं। यही आगे जाके निषेचन करवाएगी और यहीं से बीजांड, बीज, इन सब का निर्माण होगा। ओके, तो ये क्या हुआ, नर सेल और मादा सेल ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका में 2 सेल थी और नर सेल एक, तीनों फ्यूज हुई तो तीनों कोशिकाएं मिल गई, तो इसे हमने क्या बोल दिया, त्रिक संलयन। क्लियर हुआ? अब एक बात तो आती है कि इन युग्मकों का संलयन हुआ, युग्मकों का संलयन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, निषेचन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सत्य निषेचन। क्या बोल दिया हमने, सत्य निषेचन, या हम इसे बोल सकते हैं जैसे प्रथम बार मिल रही है, या प्रथम निषेचन, प्रथम निषेचन। ये बात आपको क्लियर हुई? द्विनिषेचन बोल सकते हैं हम इसे, या हम बोल सकते हैं इसे सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन। यहाँ पर अब क्या बनेगा, जैसे हमने पहले पढ़ रखा है, जैसे ये नर सेल हो गई, ये मादा सेल हो गई, दोनों फ्यूज होंगी तो एक क्या बन जाएगा, युग्मनज, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। तो ये क्या बन जाएगी, जाइगोट, जाइगोट कोशिका बन गई है। आगे जाके इसमें 1 बाय 1 डिवीजन होंगे, ग्रोथ होगी और ये न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इतनी सी बात द्विनिषेचन या त्रिक संलयन कहते हैं। यानी 2 युग्मकों का संलयन होकर और एक नर कोशिका, ये 3 बना देती हैं, जिसे हमने त्रिक संलयन बोल दिया। द्विक संलयन बोले तो नर एवं मादा युग्मकों का संलयन, निषेचन और फिर जाइगोट बन जाएगा, इसलिए हमने द्विक संलयन बोल दिया। ये साइंटिस्ट थे नवास्टन, इन्होंने सबसे पहले अच्छी तरीके से डिस्कस किया आवर्तबीजी। उनका ये अहम लक्षण या मुख्य लक्षण है आवर्तबीजी प्लांट्स का, आवर्तबीजी पादपों में। इसमें क्या होता है कि 2 तो द्विसंलयित कोशिका मादा कोशिका और एक नर कोशिका, दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगी। ये दोनों जुड़ रहे हैं, उसे द्विक संलयन भी बोलते हैं, द्विक संलयन भी बोलते हैं कई साइंटिस्ट, या त्रिक संलयन भी बोलते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र पर आने के बाद ये निषेचन और परागनलिका, इसमें 2 से
25 घंटे तक का समय लग जाता है, 2 घंटे से 25 घंटे तक का। अब हम देखते हैं द्विनिषेचन के महत्व। महत्व क्या हो जाएंगे द्विनिषेचन के? एक तो जो ये सहायक कोशिकाएं आ रही हैं और प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये तो न्यूट्रिशन दे रही हैं, साथ में ये 3 कोशिकाएं बन रही है ना, ये भी पोषण का काम करती हैं। किसका काम कर रही हैं? पोषण का। जैसे 3 कोशिका बन रही हैं तो ये पोषण का काम करेंगी भ्रूण को। इसी के साथ में इसमें कुछ नर के यानी कुछ उसके नर के कुछ मादा के जेनेटिक कैरेक्टर्स आते हैं, तो वो क्या बन जाता है? संकर होज प्रदर्शित करता है, संकर होज प्रदर्शित करता है। कुछ नर के कुछ मादा के लक्षण आते हैं। साथ में इसमें जो जीव द्रव्य उसका पुनर्निर्माण होता है, यानी न्यू जीव द्रव्य आता है। न्यू जीव द्रव्य आएगा, न्यू होता रहेगा, बार बार रिन्यू होता रहेगा। छोटा सा टॉपिक रह रहा है असंगतता या अनिषेचता। इसमें क्या होता है कि कार्यात्मक नर व मादा दोनों युग्मकों के निषेचन में विफलता, निषेचन में विफलता हो जाए तो उसे बोलते हैं असंगतता। जनन सम यानी फंक्शनल नर है और फंक्शनली मादा है, दोनों जनन समय कार्यात्मक है, उनके निषेचन में विफलता हो जाए, यानी कुछ ना कुछ कमी रह जाए, निषेचन न हो पाए, तो उसे हम बोल देंगे असंगतता या अनिषेचता। ये 2 प्रकार का हो सकता है, अंतरजातीय, दूसरा अंतराजातीय। एक तो हो सकता है अंतरजातीय और एक हो सकता है अंतराजातीय। तो अंतराजातीय में तो क्या होता है, एक ही वंश की 2 जातियों के मध्य, एक ही वंश की 2 जातियों के में अंतरा, और अंतरजातीय एक ही जाति के मध्य हो जाए उसे बोल देंगे हम अंतरजातीय। और अंतराजातीय एक ही वंश की 2 जातियों के मध्य हो जाए उसे हम बोल देंगे अंतराजातीय निषेचन विफलता। ओके, साथ में ये कैसे हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं? इनके कारण जैसे नर व मादा युग्मों के जनन समय, कार्य समय, और फिर भी वो निषेचन नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं? जैसे परागकण का अंकुरित न हो पाना, परागकण का अंकुरित ना होना, परागनलिका का वृद्धि न कर पाना, परागनलिका वृद्धि न कर पाना, और वृद्धि भी कर रही है, परागनलिका का स्फुटन हो जाए बीच में, परागनलिका का स्फुटन हो जाए, या बीजांड में न एंटर कर पाए, बीजांड में या बीजांड की ओर न वृद्धि करे, बीजांड की ओर वृद्धि ना करे। तो इस प्रकार से 4-5 कारण हो सकते हैं अनिश्चयता के या असंगतता के। जैसे अपना फंक्शनली कार्यात्मक नर भी है, मादा में, फिर भी वो निषेचन नहीं कर पा रहे, उसे हम असंगतता या अनिश्चयता कहते हैं। ये अंतरजातीय और अंतराजातीय 2 प्रकार का हो सकता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? जनन सम नर मादा है, क्या वो परागकण अंकुरित न हो पाए, परागनलिका की वृद्धि न हो पाए, परागनलिका वृद्धि भी कर रही है, बीच में स्फुटित हो जाए, या फिर लास्ट क्या हो सकता है, बीजांड की ओर वृद्धि न करे, वो और कहीं वृद्धि कर जाए। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं निषेचन में विफलता के। हाय गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपके कुछ कमेंट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, डाउट।